वेलकम टू एग्ज़ाम मार्क। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है हिप डिसलोकेशन, जो लेक्चर नंबर 17 है, यूनिट सेकंड चल रही है हमारी। हिप डिसलोकेशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हिप एंड डिसलोकेशन, हिप में कैसे डिसलोकेशन होता है, क्यों होता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि हिप डिसलोकेशन जो होता है इसको डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप भी बोलते हैं, यानी कि एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज DDH। तो हिप डिसलोकेशन का इंट्रोडक्शन क्या है? द डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप इज एन कंजेनाइटल और एक्वायर्ड डिफॉर्मेशन। क्या कह रहा है कि ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। और मिस अलाइनमेंट ऑफ द हिप जॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप और हिप डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है। तो डेफिनेशन क्या है इसका? डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कि डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप रिफर्स टू अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस इन विच द हेड ऑफ द फीमर एंड द एसिटाबुलम कैविटी आर improperly aligned and the femur head is lie outside the hip socket acetabulum cavity। क्या कह रहा है? देखिए एसिटाबुलम कैविटी कहाँ होती है, पहले ये देखिए। जहाँ पे जो हमारी फीमर बोन, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, उसका हेड फिट होता है, उसको क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम कैविटी। डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया में सिंपल सा मतलब इस डेफिनेशन का कि फीमर का हेड जहाँ पे कैविटी के सॉकेट में जहाँ से फिट होता है, ऐसे वहाँ से फिट ना होके थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, जहाँ उसका नॉर्मल प्लेस होता है, नॉर्मल प्लेस से वो हट जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिप। ये देखिए डायग्राम में दिखाया गया है कि देखिए ये है हमारा एसिटाबुलम, ये एसिटाबुलम है, ये फीमर का हेड है, जैसा दिखाया गया ये हेड ऑफ फीमर है। इसका एक नॉर्मल पोजीशन होता है कि वो उसी जगह फिट रहेगी। तो अगर यहाँ से फीमर डिसलोकेट होकर कहीं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या बाहर की तरफ आ जाए तो इसको बोलते हैं डिसलोकेशन। तो देखते हैं इसके टाइप्स। तो 3 तरह से बताया गया है डिसलोकेशन को। एसिटाबुलर डिस्प्लेसिया आर द प्रीलक्सेशन, इसको क्या बोलते हैं? एसिटाबुलर डिस्प्लेसिया। इसमें देखिए क्या होता है, दिस इज द माइल्डेस्ट फॉर्म, यानी कि ये सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म है, इन विच द एसिटाबुलम कैविटी और हिप सॉकेट इज टू शॉलो आर डिफॉर्म्ड, द फीमर हेड रिमेन इन द एसिटाबुलम। कह रहा है ये ऐसा टाइप है जिसपे फीमर का जो हेड होता है वो सॉकेट में ही रहता है, नॉर्मल प्लेस पे रहता है, लेकिन जो सॉकेट होता है एसिटाबुलम कैविटी का बहुत सॉलो होता है। सॉकेट किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे बोला था मैंने, ये एसिटाबुलम कैविटी है, ये कैविटी सही से नहीं बनी है, हेड अपनी जगह है फीमर का, नॉर्मल प्लेस पे है, नॉर्मली प्लेस्ड हुआ है वो, लेकिन यहाँ पे शॉलो है ये, तो फिट नहीं हो पाया सही से। तो ये था हमारा पहला टाइप। दूसरा है हमारा सबलक्सेशन। इसमें क्या होता है? इट इज अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन, यानी कि अगर बच्चे को बाई बर्थ, जन्म के साथ हिप डिसलोकेशन है तो मोस्टली चांसेस कौन से होते हैं कि उसको सबलक्सेशन टाइप हुआ हो। सबलक्सेशन मीन्स इनकम्प्लीट डिसलोकेशन ऑफ हिप, पूरी तरीके से डिसलोकेट नहीं हुआ होता है लेकिन अपने नॉर्मल पोजीशन में भी फीमर का हेड नहीं होता है। द फीमर हेड रिमेन इन द कॉन्टेक्ट विद द एसिटाबुलम कैविटी बट डिस्प्लेस्ड। तो ये कह रहा है कि जो फीमर का हेड होता है वो कैविटी में तो होता है, अभी कैविटी के अंदर ही, उससे बाहर नहीं आया है, लेकिन अपने नॉर्मल प्लेस पे नहीं है वो। और वहीं पहले वाले टॉपिक पे क्या देखा था हमने कि अपनी नॉर्मल जगह पे है लेकिन सॉकेट सॉलो हो गया है। अब थर्ड वन है कि कंप्लीट डिसलोकेशन। कंप्लीट डिसलोकेशन जैसा कि नाम से सजेस्ट कर रहा है कि अपने प्लेस से और एसिटाबुलम कैविटी से बाहर होगा हेड। किसका हेड? फीमर का हेड। तो इसको लक्सेशन में इस पे होता है कि इन दिस देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द हेड ऑफ द फीमर एंड एसिटाबुलम कैविटी, यानी कि फीमर के हेड में और एसिटाबुलम कैविटी के बीच में यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कंप्लीटली बाहर हो जाता है। अब इनका डायग्राम देखते हैं। देखिए ये था नॉर्मल टाइप, ये नॉर्मल दिखाया गया है। ये है सबलक्सेशन टाइप। सबलक्सेशन में देखिए कि फीमर का जो हेड है, ये हमारी फीमर का हेड, ये वाला पार्ट, और ये देखिए ये सॉकेट बना है, तो अभी भी ये सॉकेट पे है लेकिन नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम ये पार्ट देखें, थर्ड वन जो है, इस पे क्या दिखाया गया है कि देखिए ये फीमर का हेड यहाँ पे है और सॉकेट ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कंप्लीटली डिसलोकेट हो गया है, कैविटी के पास है ही नहीं हेड।
अब कह रहा है कि इंसिडेंस एंड एटियोलॉजी क्या है इसकी। तो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप अकर 1 or 2 per 1000 लाइव बर्थ। अगर 1000 लाइव बर्थ होती हैं तो उनमें से 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिसलोकेशन ऑफ हिप होता है। इट इज़ द 8th टाइम मोर कॉमन इन फीमेल दैन द मेल। क्यों? कह रहा है कि 8 गुना ज़्यादा इसके केस फीमेल्स में दिखते हैं एज कम्पेयर टू मेल। इसका रीज़न हम आगे देखेंगे एटियोलॉजी में। बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट इज प्रेजेंट इन अबाउट 50% ऑफ द केसेस। कह रहा है कि टोटल केसेस में से 50% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बाइलेटरल हिप डिसलोकेशन होता है। बाइलेटरल का मतलब है कि दोनों तरफ के पैर में दिखेगा आपको, दोनों जो है एस्टेबुलर कैविटी 2 है ना, पेल्विस है हमारा, पेल्विस में दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ डिसलोकेशन मिलेगा आपको 50% केसेस में। द इटियोलॉजी ऑफ द डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप इज द मल्टीफैक्टोरियल एंड इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल, केमिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। कह रहे हैं कि हिप डिसलोकेशन किसी एक रीजन से नहीं होता है, मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज हैं इसके, जो कि इंक्लूड करता है फिजियोलॉजिकल, मैकेनिकल और जेनेटिक फैक्टर्स को। तो कह रहा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या है, इंक्लूड मैटरनल हार्मोन एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन देखिए, इस पे कहा गया मैटरनल हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है हिप डिसलोकेशन के लिए। इससे पहले मैंने बोला था कि ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, सबसे मेन रीज़न है एस्ट्रोजन। तो जब प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेजेस पे जब डिलीवरी होने होती है उससे पहले मदर में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, रिलैक्स करता है, जो भी पेल्विस कैविटी को रिलैक्स करता है, लिगामेंट्स को सब रिलैक्स करता है ताकि डिलीवरी नॉर्मली कंडक्ट हो जाए। एस्ट्रोजन का काम होता है। वही एस्ट्रोजन क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में भी जाता है। इन केस फीटस क्या है, बेबी फीमेल है, फीमेल फीटस है। अब अगर फीटस जो है फीमेल है तो उसके पास एस्ट्रोजन जाएगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा वहाँ पे, क्योंकि फीमेल और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। और क्या होगा, जो पेल्विस में जो इफेक्ट कर रहा था मदर के लिए, एस्ट्रोजन जाके फीटस का जो वो है पेल्विस है उसे भी वहाँ के मसल्स को रिलैक्स कर देगा। इसी वजह से फीमेल्स में इसके केसेस ज़्यादा मिलते हैं। द मैकेनिकल फैक्टर इंक्लूड एबनॉर्मल इंट्रायूट्राइन पोजिशन ऑफ द फीटस, फॉर एग्जाम्पल ब्रीच प्रेजेंटेशन हो या लार्ज साइज ऑफ द फीटस हो। अभी हमने पहले देखा था कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के, इस पर एस्ट्रोजन देखा हमने, अभी मैकेनिकल फैक्टर। तो इसमें कह रहा है कि इंट्रायूट्राइन पोजीशन ऑफ द फीटस, बेबी जब माँ के वूम में है तो उसकी पोजीशन कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि उसको डिसलोकेशन क्यों हुआ है। अभी दूसरा कह रहा है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है, बेबी का हेड ऊपर होता है, यानी कि बेबी का हेड जो है जेफर्ड प्रोसेस की तरफ होगा और बेबी का हिप जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ होता है। इसको कहते हैं ब्रीच पोजीशन। अब होता है लास्ट साइड ऑफ द फीटस। अगर फीटस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो वूम में बहुत कंजस्टेड फील करता है, तो उसका मूवमेंट अब्रप्ट होता है, इस वजह से भी हिप डिसलोकेशन हो सकता है। दूसरा आता है जेनेटिक फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप इंक्लूड अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। जेनेटिक फैक्टर्स में कह रहा है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी चांसेस होते हैं हिप डिसलोकेशन के। और कहा जा रहा है अ लोकस हैज़ बीन डिस्क्राइब ऑन द क्रोमोसोम नंबर 13 विच इज सेड टू बी अ कॉज DDH। कह रहे क्रोमोसोम नंबर 13 में एक ऐसा लोकस भी पाया जाता है जिसकी वजह से हिप डिसलोकेशन हो सकता है। अभी आते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। तो हमने देख लिया क्या क्या देखा हमने, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एटियोलॉजी, इंसिडेंस। अभी पैथोफिजियोलॉजी। हिप डिस्प्लेसमेंट इज द रिजल्ट ऑफ आइदर लैक्सिटी ऑफ द सपोर्टिंग कैप्सूल, लैक्सिटी मतलब लूज हो जाते हैं, सपोर्टिंग कैप्सूल्स जो होते हैं आर एन एबनॉर्मल एसिटाबुलम, या तो जो भी लिगामेंट्स थे वो लूज हो गए हैं या फिर जो एसिटाबुलम कैविटी है वो एबनॉर्मल है। अ डिसलोकेटेबल हिप इज वन दैट कैन बी मैनुअली डिस्प्लेस विद द स्ट्रेस बट रिटर्न टू द एसिटाबुलम। कह रहा है हिप दो तरह के हैं, यहाँ पे देखिए पहला ये हिप डिसलोकेटेबल मतलब कि डिसलोकेट जो हो जाता है जब उस पर स्ट्रेस दिया जाए, मतलब स्ट्रेस देते हैं तो हिप डिसलोकेट हो गया और जैसे ही स्ट्रेस छोड़ेंगे तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। और दूसरा कहता है कि व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया। और एक है सबलक्सेटेड हिप, इसमें क्या होता है, एक हमने पढ़ा ये देखिए डिसलोकेटेबल, दूसरा है सबलक्सेटेड। सबलक्सेटेड में क्या होता है, द फीमर हेड रिमेन इन द कॉन्टेक्ट विद द एसिटाबुलम। इसमें क्या होता है कि फीमर का हेड जो है वहीं पे अपनी ही पोजीशन पे रहता है। अ हिप इज अनस्टेबल व्हेन द टाइट फिट बिटवीन द फीमर हेड एंड द एसिटाबुलम इज लॉस्ट
फीमर हेड इज एबल टू पार्शियली डिसलोकेट। इस पे क्या कह रहा है, हिप इज अनस्टेबल। हिप को अनस्टेबल कब बोला जाएगा, जब व्हेन द टाइट फिट बिटवीन द, जब फीमर के हेड में और एस्टेबुलम के बीच में बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग जो होती है वो लॉस्ट हो जाए और फीमर हेड पार्शियली डिसलोकेट होने लगे, तो उसको हिप इज अनस्टेबल बोलते हैं। 3 चीज़ें पढ़ी यहाँ पे, अ डिसलोकेटेबल हिप, सबलक्सेटेड हिप और हिप इज अनस्टेबल। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द DDS डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड। मतलब क्लिनिकल फीचर्स इस बात पर डिपेंड करेंगे कि बच्चे की एज क्या है। तो शॉर्टिंग ऑफ द लेग, जिनको हिप डिसलोकेशन होता है उनके एक लेग छोटा होता है। जिस तरफ का हिप डिसलोकेट होता है उधर आपको एक लेग छोटा है, मतलब एक अगर हिप इधर तो एक पैर इधर दिखेगा। अभी इमेज में आपको मैं दिखाऊंगी। एसिमेट्री ऑफ लेग दिखेगी, एसिमेट्री ऑफ ग्लूटियल फोल्ड, ग्लूटियल मसल्स में जो फोल्ड होते हैं वो भी एसिमेट्रिकल दिखेंगे। When the infant is placed in the prone position, जब इन्फेंट को आप प्रोन पोजिशन में रखेंगे तो ग्लूटियल फोल्ड्स एसिमेट्रिकल दिखेंगे। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन इन द अफेक्टेड हिप, जो हिप अफेक्टेड होगा उसका लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होगा। अपेरेंटली शॉर्ट फीमर ऑन द अफेक्टेड साइड, जो साइड अफेक्टेड होगी उसकी फीमर छोटी हो जाती है। आफ्टर 3 months ऑफ द एज द अफेक्टेड leg may turn outward or become shorter than the other leg। जैसे कि 3 महीने का बच्चा होता है, एज जब 3 महीने की होती है तो जो अफेक्टेड लेग होता है वो आउटवर्ड टर्न हो जाता है, बाहर की तरफ टर्न हो जाता है और छोटा हो जाता है दूसरे लेग के अकॉर्डिंग। ये देखिए मैंने बोला था कि एक लेग बड़ा और एक छोटा हो जाएगा। ये देखिए ये छोटा और ये बड़ा है, यहाँ पे देखिए। और ये देखिए ग्लूटियल फोल्ड्स देखिए, इधर के फोल्ड्स देखिए और इधर के फोल्ड्स देखिए। अब आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द DDH इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अभी इस पे पढ़ेंगे हम बार्लो टेस्ट एंड ऑर्थोलानी टेस्ट। बार्लो टेस्ट में क्या होता है, दिस टेस्ट असेस द पोटेंशियल फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नॉन डिस्प्लेस्ड हिप। जो हिप डिस्प्लेस नहीं है उसमें कितना पोटेंशियल है कि वो डिस्प्लेस हो सकते हैं, मतलब कि हिप डिस्प्लेस होगा, ये चीज़ चेक करेंगे बार्लो टेस्ट से। और डिसलोकेट करने के बाद उसको रीगेन उसको फिट करेंगे नॉर्मल पोजीशन में, वो होगा ऑर्थोलानी टेस्ट। द एग्जामिनर फर्स्ट स्टेबलाइज द पेल्विस। सबसे पहले हम पेल्विस को स्टेबलाइज करेंगे एक हाथ से एंड होल्ड द हिप टू बी टेस्टेड ऑन द अदर हैंड। और जिस का हिप टेस्ट करना है उसको दूसरे हाथ से पकड़ेंगे। द हिप इज हेल्ड सो दैट द एग्जामिनर्स मिडल फिंगर इज एट द बैक ऑफ द हिप। एग्जामिनर की मिडल फिंगर किधर होगी, हिप के बैक साइड होगी ऐसे, एंड रेस्टिंग एट द ग्रेटर ट्रोकेंटर, यानी कि यहाँ पे देखिए मिडल फिंगर जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर पे होगी, यानी कि पीछे की तरफ होगी ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। एंड द थम इज इनसाइड ऑफ द थाई, थाई के अंदर साइड होगा थम, वो कहाँ पे हो रहा है, लेसर ट्रोकेंटर पे होगा। थम कहाँ पे है, थाई के इनसाइड लेसर ट्रोकेंटर पे, और आपकी जो मिडिल फिंगर है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे हो, पीछे की तरफ है। देन फोर्स इज अप्लाइड बाय द थम, और फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, थम से हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन द इनर साइड ऑफ द थाई, थाई के इनर साइड से, और फोर्स कैसा लगाएंगे, बैकवर्ड एंड आउटवर्ड फोर्स। इफ द हिप डिसलोकेटेड देन अ क्लिक इज फील्ड, अगर हिप डिसलोकेट होता है तो वहाँ पे क्लिक फील होगा, जिसमें क्या पता चलेगा, द फीमर हेड इज मूव आउट ऑफ द एसिटाबुलम। क्लिक अगर फील होता है वो इंडिकेट करेगा कि फीमर का जो हेड है वो एसिटाबुलम से बाहर की तरफ गया। दिस इज द पॉजिटिव बार्लो टेस्ट। अगर क्लिक सुनाई देगा तो बार्लो टेस्ट पॉजिटिव है। एक बार फिर से देख करते हैं कि बार्लो टेस्ट कैसे करते हैं। तो बोला गया कि एक हाथ से हम पेल्विस को स्टेबलाइज करेंगे, दूसरे हाथ से उस हिप को होल्ड करेंगे जिसमें टेस्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे पकड़ेंगे कि हमारी जो मिडिल फिंगर है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर में हो पीछे की तरफ, और हमारा जो थंब होगा वो लेसर ट्रोकेंटर में होगा थाई के इनसाइड। और हम जो फोर्स लगाएंगे वो थंब से लगाएंगे बाहर की तरफ, कहाँ पे, इनसाइड ऑफ द थाई लगाएंगे, जो कि बैकवर्ड और आउटवर्ड फोर्स लगेगा। और फोर्स लगाने में अगर एक क्लिंक सुनाई देता है, हमें क्लिंक फील होता है, तो इसका मतलब है कि बार्लो टेस्ट पॉजिटिव है और फीमर का जो हेड है वो एसिटाबुलम से बाहर आ गया है। अभी ये है ऑर्थोलानी टेस्ट, जस्ट अपोजिट है उसी का। इस पे क्या होता है, द फिट इज नॉट डन फॉर द न्यूबॉर्न, मतलब ये टेस्ट जो है न्यूबॉर्न के लिए नहीं होता है।
एज दे डू नॉट हैव द ट्रू डिसलोकेशन, क्योंकि उनमें ट्रू डिसलोकेशन नहीं होता है। टेस्ट इज इलिसिट बिटवीन द 1 to 2 month ऑफ द एज, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा होता है 1 से 2 महीने के बच्चे के लिए। द मैथड ऑफ होल्डिंग द लिम्ब रिमेन सेम एज द बार्लो टेस्ट, जैसे हमने हिप को पकड़ा था बार्लो टेस्ट में, सेम एज ऑर्थोलाइन टेस्ट में भी पकड़ेंगे। इन दिस टेस्ट फोर्स इज अप्लाइड बाय द मिडल फिंगर ऑफ द बैक हिप, यहाँ पे फोर्स मिडल फिंगर अप्लाई करेगी, वहाँ पे थंब अप्लाई कर रहा था, बैक हिप में लगाएंगे और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फॉरवर्ड और इनवर्ड होगा, वहाँ पे बैकवर्ड और आउटवर्ड लगा था, यहाँ पे फॉरवर्ड और इनवर्ड है। दिस विल पुट फीमर हेड इनटू द एसिटाबुलम, इसकी वजह से जो फीमर का हेड है वो एसिटाबुलम में दोबारा से फिट हो जाएगा, वहाँ पे बाहर आया था। एंड अ क्लिक विल बी फेल्ट, और यहाँ पे भी एक क्लिक फेल्ट होगा, मतलब सुनाई देगा आपको, फील होगा कि क्लिक हुआ पे यहाँ पे फिट होने से हो रहा है ऑर्थोलाइन टेस्ट में, और बार्लो टेस्ट में हेड बाहर हुआ था तो क्लिक फील हुआ था। यहाँ पे अगर क्लिक फील होगा तो ऑर्थोलाइन टेस्ट पॉजिटिव होगा। अभी दूसरा बोल रहा है कि अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे, तो अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरेज में क्या होता है कि हिप कैन बी कन्फर्म द डायग्नोसिस, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग विल बी बेटर रिजल्ट डिफाइनिंग द एनाटॉमी अंटिल द कार्टिलेज इज ऑसिफाइड। जब तक कार्टिलेज ऑसिफाइड नहीं हो जाता है कंप्लीटली तब तक हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। When the infant is around 3 month old, अगर 3 महीने का हो जाता है बच्चा, अ क्लियर रेट्रोग्राफिक इमेज होती है, तब जो है 3 महीने के बाद रेट्रोग्राफिक इमेजिंग कराते हैं। एंड बी अचीव्ड इन द एक्सरे डिसलोकेशन में बी इंडिकेटेड इफ द सेल्टन्स लाइन एंड आर्क ड्रा फ्रॉम द मिडल एस्पेक्ट ऑफ द फीमर नेक एंड थ्रू द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। इसका सिंपल सा मतलब है कि कह रहा है कि अगर हिप डिसलोकेट नहीं रहता है तो आपको एक सेल्टेंस लाइन जो है वो रेगुलर मिलेगी ऐसे, और अगर हिप डिसलोकेट रहता है तो वहाँ पे आपको ये इरेगुलर मिलेगी। ये देखिए, ये है बार्लो टेस्ट और ये है ऑर्थोलानी टेस्ट। बार्लो टेस्ट में रिड्यूस्ड हिप जॉइंट, इस पे अबडक्शन किया जा रहा है, और यहाँ पे भी अबडक्शन है, पल्पेबल क्लिंग मिलेगी, एंटीरियर लिफ्टिंग हो रही है, और यहाँ पे डिसलोकेट हिप जॉइंट, पे रिड्यूस हिप जॉइंट और डिसलोकेट हिप जॉइंट। अब ये एक आता है यहाँ पे गैलेजी टेस्ट। गैलेजी टेस्ट में क्या होता है, डिफरेंट इन द नी हाइट, आपको नी की हाइट में डिफरेंस मिलेगा, जैसे मैंने वहाँ पे पैर में दिखाया था कि पैर की लेंथ में और जो ये नी की लेंथ में जो हाइट में जो डिफरेंस दिखता है, इसको गैलेजी टेस्ट बोलते हैं। द गैलेजी टेस्ट ऑल्सो नोन एज द एलिस साइन। गैलेजी टेस्ट को क्या बोलते हैं, एलिस साइन बोलते हैं। एलिस साइन में ये होता है कि जो नी की हाइट होती है वो डिफरेंट होती है, दोनों अलाइनमेंट में नहीं रहते हैं। अभी मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट क्या है हिप डिसलोकेशन का। द गोल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द हिप DDH is to be obtain and maintain reduction of the femur head within the acetabulum cavity। कह रहा है कि सबसे पहला है कि मेंटेन द रिडक्शन, किसका रिडक्शन, फीमर हेड का इन द एसिटाबुलम कैविटी, एंड प्रोवाइड नॉर्मल इन्वायरमेंट फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द हिप एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर द DDT डिपेंड ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड। मेन गोल इसका ये है कि जो डिफॉर्मिटी है उसको रिड्यूस करना है जितना ज़्यादा हो सके। रिड्यूस करने के बाद उस चीज़ को मेंटेन करके रखनी है, ऑप्टिमम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है बच्चे की एज पे। तो अभी एज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। फॉर न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट यंगर देन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर तक के बच्चे और न्यूबॉर्न के लिए कैसा ट्रीटमेंट होता है। न्यूबॉर्न हिप दैट आर बार्लो पॉजिटिव, एक न्यूबॉर्न है जो कि बार्लो पॉजिटिव आया है, रिड्यूस्ड बट द डिसलोकेटेबल, आर द ऑर्थोलॉनी टेस्ट पॉजिटिव, बार्लो टेस्ट और ऑर्थोलॉनी पॉजिटिव आया, शुड बी ट्रीटेड विद अ पाल्विक हार्नेस। ये क्या होता है, इस पे देखिए, पाल्विक हार्नेस। एज सुन एज डायग्नोज ऑल्दो अदर ब्रेसेस आर अवेलेबल। पाल्विक हार्नेस पहले देख लेते हैं क्या है। देखिए ये है, ब्रेसेस में आता है, ये ऐसे स्ट्रिप्स लगती है एंटीरियर से पोस्टीरियर से। देखिए जब पोस्टीरियर वाली होती है ये स्ट्रिप, पोस्टीरियर स्ट्रिप होती है। पॉलिक क्या था, स्प्लिंट है, जो कि हिप डिसलोकेशन के मैनेजमेंट में यूज होता है। किन में न्यूबॉर्न में, और ऐसे इन्फेंट्स जो कि 6 महीने के अंदर के हैं। तो पहले देखते हैं पोस्टीरियर जो स्ट्रिप लगती है पॉलिक हार्नेस में, तो ये अबडक्शन के लिए होती है। जो एंटीरियर स्ट्रिप होती है वो फ्लेक्शन कराती है,
क्योंकि मेंटेन करके रखना होता है, बच्चे की पोजीशन को फ्लेक्स करके रखना होता है। तो फ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंटीरियर स्ट्रिप और अबडक्शन के लिए होती है पोस्टीरियर स्ट्रिप। ये 2 स्ट्रिप याद रखनी है। और ये देखिए शोल्डर स्ट्रिप है, ताकि होल्ड करके रखता है बेबी को। ये था पॉलिक, दिखा दिया आपको। एज सुन एज डायग्नोज, जैसे ही पता चलता है कि बच्चे को बार्लो टेस्ट और ऑर्थोलॉजी टेस्ट पॉजिटिव आया तो सबसे पहले पॉलिक हार्नेस लगा दिया जाता है। ऑल्दो अदर ब्रेसेस आर अवेलेबल, दूसरे भी ब्रेसेस होते हैं जैसे कि रोजन स्प्लिंट, फ्लिक्सापेलो। ये याद रखना है कि कौन कौन से स्प्लिंट्स आते हैं जो कि हम हिप डिसलोकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो पावलिक, रोजन और फ्लिक्सापेलो। द पॉलिक हार्नेस इज द वन मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला पॉलिक है। by maintaining the hip in polyc harness on the full time basis for the 6 week। कब तक लगा के रखते हैं? 6 महीने तक इसको हम यूज़ करके रखते हैं। हिप इंस्टेबिलिटी रिजॉल्व 90% केसेस में, इसका यूज़ करके 95% केसेस में हिप का जो डिसलोकेशन वो करेक्ट किया जा सकता है। द एंटीरियर स्ट्रिप ऑफ द हार्नेस शुड बी सेट टू मेंटेन द हिप फ्लेक्शन। एंटीरियर स्ट्रिप किसके लिए था? फ्लेक्शन के लिए। एंड पोस्टीरियर स्ट्रिप जो था वो अबडक्शन के लिए था। और आफ्टर 6 months ऑफ द एज द फेलियर रेट ऑफ द पॉलिक हार्नेस इज ग्रेटर देन 50%। कह रहा है उस टाइम तो सही कर दे रहा था, लेकिन 6 महीने बाद पॉलिक फेल होगा। ये 50% चांसेस होते हैं कि पॉलिक की वजह से जितना भी नॉर्मलिटी आई थी वो फिर से डिफॉर्म हो जाए वहाँ पे। बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्ट टू मेंटेन द इंक्रीजिंगली एक्टिव एंड क्रॉलिंग ऑफ द it is difficult to maintain the increasing active and crawling infant in harness। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा से बड़ा होगा वो क्रॉलिंग करेगा, ग्रोथ उसकी हो रही, इस वजह से चीज़ें हो जाती हैं। ये मैंने समझा दिया। अभी बच्चा जो है कितने महीने से है? 6 महीने से लेकर 2 साल का है अगर, और उसको हिप डिसलोकेशन है तो वहाँ पे मैनेजमेंट कैसे करेंगे? द एम ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ द लेट डायग्नोस्ड, ये कैसा हुआ? लेट डायग्नोज डिस्प्लेजिया है। बच्चा 6 से 2 साल का हो गया है तब आप डायग्नोज कर पा रहे हैं कि हिप डिसलोकेशन है। टू ऑब्टेन अ मेंटेन रिडक्शन ऑफ द हिप विदाउट डैमेजिंग द फीमर हेड। अभी इसका एम ये है कि फीमर हेड को सही करना है बिना टू ऑब्टेन एंड मेंटेन रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन पहले ऑब्टेन करना है, उस रिडक्शन को मेंटेन करके रखना है, फीमर हेड डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो क्लोज रिडक्शन आर डन अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि जनरल एनेस्थीसिया देकर क्लोज रिडक्शन किया जाता है, यानी कि मैनुअली भी रिड्यूस किया जा रहा है, सर्जरी नहीं की जा रही है। तो एनेस्थीसिया दिया गया और क्लोज रिडक्शन था। द हिप इज मूव टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ मोशन इन विच द रिमेन रिड्यूस्ड। इस पर क्या किया था? मैनुअली हिप को जो है रिड्यूस किया जाता है, जो भी डिफॉर्मिटी थी उसको सही किया जाता है। द रिडक्शन इज मेंटेन इन वेल मॉल्टेड स्पाइका। और जब रिडक्शन किया गया, मैनुअली रिडक्शन किया गया, यानी क्लोज रिडक्शन में एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, ये मत सोचना कि सर्जरी परफॉर्म हो रही है, नहीं। क्लोज रिडक्शन में जनरल एनेस्थीसिया दे करके मैनुअली रिडक्शन किया जाता है। जब रिड्यूस हो जाता है उसको मेंटेन किया जाता है। मेंटेन कैसे करते हैं? स्पाइका कास्ट यूज करके। स्पाइका कास्ट यूज करते हैं विथ हिप इन मॉडरेट फ्लेक्शन एंड अबडक्शन। 12 वीक आफ्टर द सर्जरी द स्पाइका कास्ट इज रिमूव्ड एंड द एडक्शन। यहाँ पे सर्जरी नहीं होगा क्योंकि ये सर्जिकल नहीं होता है, सर्जिकल मैं आगे बताऊंगी। देखिए इस पर सबसे मेन होता है कि मैनुअली क्या क्या जाता है, जो डिसलोकेशन था उसको रिड्यूस करते हैं मैनुअली एनेस्थीसिया दे करके। लेट स्टेज क्योंकि है तो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई उसकी मसल, पेनफुल होता है मैनुअली भी करने में, तो एनेस्थीसिया दे देते हैं ताकि पेन ना हो। इसको मैनुअली रिडक्ट करते हैं। रिडक्ट करने के बाद इसका मेन होता है कि उस चीज़ को जो सही किया है बनाए भी रखना है, मेंटेन करने के लिए स्पाइका कास्ट लगाते हैं। फिर फर्दर रिमोल्डिंग ऑफ द एसिटाबुलम। और क्या होता है वहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी और ग्रोथ देखते रहते हैं कि कितना ज़्यादा हुआ। द ओल्डर दैन 2 ईयर, अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है, अभी मैंने बताया कि 6 महीने तक का जब बच्चा है तो क्लोज रिडक्शन हुआ जनरल एनेस्थीसिया देकर के, देन स्पाइका से उसको मेंटेन किया गया, मेन इतना था इसका। अब अगर बच्चा 2 साल से बड़ा हो गया, द चिल्ड्रन 2 to 6 ईयर ऑफ द एज विद द हिप डिस्प्लेसिया यूजुअली रिक्वायर्ड ओपन रिडक्शन। अभी देखिए 2 साल के अंदर क्लोज रिडक्शन था, 2 साल से ज़्यादा हो गया तो ओपन रिडक्शन। इन दिस एज ग्रुप अ फीमोरल शॉर्टनिंग ऑस्टियोटॉमी इज डन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सर्जरी परफॉर्म की जा रही है। क्या नाम है? फीमोरल शॉर्टनिंग ऑस्टियोटॉमी।
इज डन टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द प्रॉक्सिमल फीमर। जो प्रॉक्सिमल फीमर में प्रेशर था उसको कम करने के लिए ये सर्जरी परफॉर्म की गई। एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द ऑस्टियोनेक्रोसिस। ऑस्टियोनेक्रोसिस ना हो और जो फीमर में प्रॉक्सिमल फीमर में जो प्रेशर था उसको कम करने के लिए फ्यूमोरल शॉर्टनिंग ऑस्टियोटॉमी की गई। पोस्ट ऑपरेटिवली द पेशेंट आर इमोबिलाइज इन द स्पाइका कास्ट फॉर 6 to 12 वीक, 6 से 12 हफ्ते। नर्सिंग मैनेजमेंट में आगे देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट एम एट प्रमोटिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, करेक्ट पोजीशन को मेंटेन करके रखना, मेंटेनिंग फिजिकल मोबिलिटी मेंटेन करना, प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इरिटेशन, क्योंकि बच्चे को स्ट्रिप लगी हुई है तो वहाँ इरिटेट ना करे। और कह रहा है यहाँ पे कि फिजिकल मोबिलिटी को कैसे मेंटेन करना, बच्चा हाथ यूज़ करे, जो एक लेग सही है उसको यूज़ करे, इस पर कास्ट नहीं लगा हुआ है। और स्किन इरिटेशन जो स्ट्रिप है उसके अंदर स्वेटिंग की वजह से या हार्श है उसकी वजह से अगर हो रहा है तो बच्चे को कॉटन क्लोथ्स पहनाने हैं और स्ट्रिप के नीचे कभी भी ऑयल ऑइंटमेंट वगैरह नहीं लगाना है। आता है कि पेरेंटल सपोर्ट एंड एजुकेशन। आता प्रमोटिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे प्रमोट करना है? द नर्स मस्ट मेक द पेरेंट्स एक्सेप्ट दैट द चाइल्ड हु इज इमोबिलाइज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हिप डिस्प्लेसिया मे नॉट डेवलप ग्रॉस मोटर स्किल एट द सेम टाइम एज पीयर डू। क्या ना, इस पर सबसे पहले उनके पेशेंट जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनको बताना है कि ये जो आपका बच्चा है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, बट उसके साथ के जो दूसरे नॉर्मल बच्चे हैं उनके सेम टाइम पे नहीं होगा, क्योंकि बच्चा आप जो है डिफॉर्मिटी है बच्चे को, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो करेगा लेकिन एज कम्पेयर टू पीयर उसका उतना अच्छा नहीं होगा, उसी सेम टाइम पे नहीं करेगा। फैमिली शुड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस मोटर स्किल। फैमिली को हेल्प करना है, उनको प्रोवाइड करना है कि मोटर स्किल्स उसको सिखाएं। अब द मेंटेन करेक्ट पोजिशन ऑफ द हिप। द पेरेंट्स मस्ट बी एक्सप्लेन टू द पर्पज ऑफ द स्प्लिंट एंड इट्स पर्पज प्रॉपर यूज। पेरेंट्स को हमें बताना है कि जो स्प्लिंट लगा है क्यों लगा है, उसका मेन पर्पस क्या, उसको मेंटेन करके कैसे रखना है। पेरेंट्स मस्ट बी taught how to keep hip of the child adduction when the splint are removed for the physical care। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को बात कराने के लिए गए हैं, वो टॉयलेट के लिए गए, कि मतलब फिजिकल केयर के लिए जब बच्चे को आप लेके जा रहे हैं तो उस टाइम जब अपने स्प्लिंट नहीं लगाया है तो बच्चे के जो लेग होने चाहिए वो अबडक्शन में ही रहने चाहिए। तो अबडक्शन में कैसे रखना है इस चीज़ को बताना है उनके पेरेंट्स को। मेंटेन द फिजिकल मोबिलिटी। फिजिकल मोबिलिटी को कैसे मेंटेन करके रखना है? द नर्स कैन हेल्प द फैमिली एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव असिस्ट विद द मोबिलिटी लाइक स्ट्रोलर, व्हील चेयर एंड रिक्लाइनिंग बैक। मतलब व्हील चेयर का यूज़ करके रिक्लाइनिंग बैक विद द व्हील चेयर में रिक्लाइनिंग बैक के साथ और स्ट्रॉलर यूज़ करके बच्चे को क्या करना है, मोबिलिटी को मेंटेन करके रखना है। प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड व्हेन दे कैन यूज दियर आर्म्स एंड अनकास्टेड लेग। फैमिली को बोलना है कि बच्चे को ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि अपने हैंड को और अनकास्टेड लेग को यूज़ करें। प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द इरिटेशन। बच्चे की जो स्किन है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है कि पॉलिक हार्डनेस स्किन इरिटेशन अकर वेयर द स्ट्रिप ऑफ हार्डनेस टच द स्किन। जहाँ जहाँ पे स्ट्रिप स्किन को टच करेंगी वहाँ पे वो इरिटेट करेंगी। तो केयर गिवर को क्या बताना है कि स्किन शुड बी वॉश डेली, रोज़ धुलना है माइल्ड सोप से और उसको ड्राई करना है। चाइल्ड कैन बी मेड टू वियर लॉन्ग कॉटन सॉक्स। लॉन्ग कॉटन सॉक्स क्यों पहनाने हैं? विच विल एब्जॉर्ब द पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन मतलब जो स्वेटिंग होगी बच्चे की वो एब्जॉर्ब करेंगे ड्यूरिंग द वार्म वेदर। जब गर्मी का सीजन होगा वही वो ठंड में बच्चे को वार्म प्रोवाइड करेंगे। फिर आता देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर इरिटेशन ऑन द शोल्डर एंड अदर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स सो द बेबी शुड बी मेड टू वियर द कॉटन शर्ट अंडर द ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर बच्चे को कॉटन शर्ट पहनानी है क्योंकि जहाँ जहाँ भी प्रेशर पॉइंट्स होंगे वहाँ पे बच्चे को क्या होगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे प्रेशर पड़ेगा, इसलिए कॉटन शर्ट पहनानी है। केयर गिवर शुड नॉट बी यूज लोशन ऑयल्स ऑन स्किन अंडर द स्ट्रिप ऑफ द ब्रेसेस। ब्रेसेस के स्ट्रिप के अंदर कोई भी ऑयल लोशन का यूज नहीं करना है। इफ द स्किन बिकम रेड रब इट जेंटली विद द एल्कोहल टू रिमूव द सर्फेस ऑयल एंड मॉइस्चर टू टफ द स्किन स्लाइटली। कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रेड हो गए है स्किन वहाँ पे तो जेंटली सिर्फ क्या करना है, अल्कोहल से वहाँ का जो ऑयल वगैरह है मॉइस्चर है उसको रिमूव कर देना है। अभी नेक्स्ट है कि कास्ट एज शुड बी कवर्ड विद द कॉटन एंड रफ एजेस शुड बी ट्रिम्ड। जो कास्ट है उसकी जो एजेस हैं, स्ट्रिप की एजेस हैं, अगर बहुत ज़्यादा रफ हैं
तो ऐसे इसको आप ट्रिम कर सकते हो या फिर उनको क्या कर सकते हैं, कॉटन से कवर कर सकते हैं ताकि बच्चे को इरिटेट ना करें। Calves should be protected from swelling by covering the around the groin and buttocks with the waterproof tape to form a waterproof edge between the diaper and skin। कह रहे हैं कि ग्रॉइन एरिया में बच्चे का जो स्ट्रिप है वो वेट ना हो, इसलिए क्या करेंगे वहाँ पे वाटरप्रूफ टेप लगा देंगे ताकि डाइपर वगैरह चेंज करने में वो स्ट्रिप क्या हो, कंटामिनेटेड ना हो। चेंज द डाइपर फ्रिक्वेंटली एंड कीप द बेबी क्लीन एंड ड्राई। If the child require traction, the caregiver must be taught how to safe application of the traction। अगर बच्चे को ट्रैक्शन की ज़रूरत है तो पेरेंट्स को बताना है कि ट्रैक्शन का सही तरीके से कैसे यूज़ करना है। द बेबी लाई इन द सुपाइन पोजिशन कॉन्स्टेंटली सो द प्रोमिनेंट ऑसिपुट ऑन द बैक ऑफ द हेड बिकम प्रोन टू प्रेशर अल्सर। है कि बच्चा मोस्टली सुपाइन पोजीशन में लेटा रहता है, इसकी वजह से जो ऑसिपुट होता है, ऑसिपुट में प्रेशर पड़ता है और ऑसिपुट में प्रेशर अल्सर होने के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए उसकी पोजीशन फ्रिक्वेंटली चेंज करनी है और वहाँ पे एक सॉफ्ट पिलो यूज़ कर सकते हैं। While the baby is in the cast or traction, he is unable to turn and adjust his position, so the nurse should instruct the parents to change the child's position every 2 hourly। हर 2 घंटे में बच्चे की पोजीशन चेंज करनी, क्योंकि वो खुद से तो चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि कास्ट या ट्रैक्शन लगा हुआ है। टू प्रिवेंट द स्किन ब्रेक डाउन फ्रॉम द प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर, बहुत देर तक प्रेशर लगने की वजह से स्किन ब्रेक डाउन ना हो, अल्सर्स ना हो, इसलिए हर 2 घंटे में बच्चे की पोजीशन को चेंज करते रहना है। दैट्स ऑल, ये था हमारा हिप डिसलोकेशन का लेक्चर। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।